इंडिया में आईटीआर फाइलिंग करने वालों का नंबर्स बहुत तेजी से एक्सपेंड हो रहा है, रैपिडली ग्रो हो रहा है। रीज़न बीइंग लोगों को समझ आ रहा है कि आईटीआर फाइल करना हमारे लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। चाहे वो बिजनेस पर्सन है, चाहे वो सैलरीड है, चाहे वो फ्रीलांसर है, चाहे वो घर पे रह के काम करता है, या कोई हाउसवाइफ है, कोई अपना छोटा सा बिजनेस करती हैं घर पे रह के, तो कोई ना कोई किसी न किसी जब किसी ऑक्यूपेशन में होता है तो आईटीआर फाइल करना उसके लिए क्यों ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, हमने बहुत सारी वीडियोस में अपनी बात करी। लेकिन अगर आपको आईटीआर फाइल करने का ये फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आप पहली बार आईटीआर फाइल कर रहे हैं, या आप आईटीआर फाइल तो कर रहे हैं लेकिन आप खुद से आईटीआर फाइल कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको आईटीआर फाइल करते हुए बिल्कुल भी नहीं दोहरानी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। रीजन बीइंग टैक्स एडवाइजरी ही आपको सिखाती है कि आप खुद से अपनी आईटीआर फाइल क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं और किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। हे गाइस, दिस अर्जुन मित्तल हियर। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ टैक्स एडवाइजरी, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टैक्स स्टार्टअप। अगर आपको हमारे साथ कोई कंसल्टेंसी कॉल बुक करनी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट अस का लिंक मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हम आईटीआर फाइल करते हुए अपनी कर सकते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हर टैक्स पेयर की देखो जिम्मेदारी है। अगर गलतियां हो जाती हैं तो पेनल्टी या नोटिस 2 मिनट में आ जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से। और यहाँ पे आपको सबसे पहले जो एक कॉमन मिस्टेक जिसका ध्यान रखना है आईटीआर फाइल करते हुए, आपको आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करते हुए बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चंस लेने हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आपने आईटीआर का रॉन्ग फॉर्म सेलेक्ट कर लिया तो डिफेक्टिव का नोटिस बहुत जल्दी आ जाता है 142 सबसेक्शन 1 में। ठीक है, अब वो डिफेक्टिव का नोटिस आता तो है। आईटीआर का फॉर्म कौन कौन सा होता है? सबसे पहले आईटीआर का फॉर्म नंबर 1 होता है जिसमें हम सैलरीड इनकम अपनी रिपोर्ट करते हैं, या अगर हमें कोई रेंटल इनकम है तो इनकम अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी हम इसके अंदर रिपोर्ट करते हैं, या अदर सोर्स के अंदर कोई इनकम होती है हमारी इंटरेस्ट वगैरह की, वो हम रिपोर्ट करते हैं आईटीआर 1 में। लेकिन अगर हम सैलरीड के साथ साथ शेयर मार्केट में भी ट्रेडिंग करते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, साथ में म्यूचुअल फंड में भी हमारा कोई इन्वेस्टमेंट है, या हमने प्रॉपर्टी की कोई सेल परचेज करी है जिसमें हमें कैपिटल गेन हुआ है, तो हमें आईटीआर 2 फॉर्म सेलेक्ट करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमने साथ साथ सैलरीड के साथ साथ अपनी शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करा है, साथ में हमने फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी ट्रेडिंग करी है, या हमने कोई बिजनेस इनकम, या हम कोई फ्रीलांसर्स थे, या हमने कहीं एज ए बिजनेस इनकम, या हमने एज ए प्रोफेशनल किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड करी है और उन्होंने टीडीएस हमारा ऐसे सेक्शन में काटा है जो पीजीबीपी में फॉल करता है। जैसे जो हमारा 194, अगर हम सी की बात करें तो कॉन्ट्रैक्टर का जो कमीशन इनकम वगैरह आता है वो हमारा आ जाता है, तो हमें उस केस में आईटीआर 3 फॉर्म सेलेक्ट करना होगा। और आईटीआर 4 फॉर्म में हम सैलरी भी दिखा सकते हैं, बिजनेस इनकम भी दिखा सकते हैं, लेकिन कैपिटल गेन की सुविधा उसके अंदर नहीं मिलती। तो सबसे पहले तो आपको क्या सेलेक्ट करना है? एक सही फॉर्म। इसमें भी कोई आपको क्वेरी हो तो आप किसी प्रोफेशनल से कंसल्टेंसी कॉल बुक करके अपना फॉर्म वगैरह के बारे में जानकारी ले सकते हैं, अपनी डिटेल, अपनी क्वेरीज पूछ के उससे। सेकंड नंबर पे जब हम बात करते हैं आईटीआर फॉर्म के बाद, इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर हम डाल देते हैं तो भी हमें दिक्कत होती है। हमें अपना नंबर जो डालना है वो एक्टिव डालना है, ईमेल आईडी एक्टिव डालनी है। रीज़न बीइंग कि अगर कंपनी डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हुआ तो वो आप तक सीधा टाइमली पहुंच जाए, जिसमें आप टाइमली एक्शन ले सकें। आपको अपना आधार कार्ड, एड्रेस वगैरह बिल्कुल करेक्ट डालना है उसके अंदर। उसके बाद अगर आपने कोई भी ऐसी इनकम की सोर्स है जो आईटीआर में शो नहीं करी तो भी दिक्कत हो जाती है। रीजन बीइंग कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS वहाँ पे लॉन्च किया हुआ है, एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसके अंदर हमें सैलरी से लेकर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में SIP, रेंटल इनकम, रिसीविंग बिजनेस इनकम, GST का टर्नओवर, क्रिप्टो में इतना इन्वेस्टमेंट, सारी चीज़ों की रिपोर्टिंग हमारी वहाँ पे 1 by 1 हो जाती है। तो अगर ऐसी कोई चीज़ है जिसका डिपार्टमेंट को पता है और अपने ITR में फाइल नहीं करी ड्यू टू टैक्स सेविंग या कोई और भी रीज़न हो सकता है, ड्यू टू आपको लैक ऑफ नॉलेज आपने रिपोर्टिंग नहीं करी,
तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज के क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। तो आपको आईटीआर में सारी इनकम ट्रू एंड फेयरली रिपोर्ट करनी है। क्रिप्टो है तो क्रिप्टो के केस में आईटीआर 3 आपको फाइल करना है, तो वो भी आपको देख लेना है। 26 एएस और एआईएस आपको जनरेट करना है आईटीआर फाइल करने से पहले। 26 एएस हमें डिटेल देता है टीडीएस डिडक्टेड, जो भी आपके एम्प्लॉयर ने टीडीएस अगर काटा है या ब्रोकर ने टीडीएस काटा है या किसी कंपनी ने आपका टीडीएस काट लिया है जिसको आप प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहे हैं, तो उस केस में आपको, या आपने कोई ऑनलाइन विनिंग करी है तो टीडीएस कट गया है, तो भी उस केस में आपको 26 एएस वहां पे ट्रैक करके प्रॉपर इनकम शो करनी है। और एआईएस की इनकम के सोर्सेज मैंने आपको अभी डिटेल में बताई दिए। अब अगर आपका टीडीएस वगैरह कटा है, ठीक है, और आपने उसको इग्नोर कर दिया है, रिपोर्ट ही नहीं करा है, जैसे 80C में आपने पीपीएफ, आप अब देखो ये डिडक्शंस वाला जो केस है, ये है बेसिकली जो हम न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में अपने आप को सेलेक्ट करते हैं। अब न्यू टैक्स रिजाइम ओल्ड टैक्स रिजाइम वाला जो सिस्टम है, ओल्ड टैक्स रिजाइम में हमें एग्जेम्पशंस और डिडक्शंस को क्लेम करने की सुविधा मिलती है। जैसे सपोज करो आपने एचआरए क्लेम करना है तो वो आप ओल्ड टैक्स रिजाइम में कर सकते हो। उसके अलावा अगर 80C में इन्वेस्टमेंट है तो भी आप उसको ओल्ड टैक्स रिजाइम में ले सकते हो। उसके अलावा 80D जो हमारी बात करता है मेडिकल प्रीमियम की, सेक्शन 24 इंटरेस्ट ऑन द बोरोड कैपिटल ऑन हाउसिंग लोन, वो बात करता है। उसके अलावा हमारी और भी डिडक्शंस हो सकती हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस मैंने बताया, एलआईसी, ईपीएफ, ईएलएसएस, तो ये सारी डिडक्शंस आपको प्रॉपर्ली क्लेम करनी है। रीजन बीइंग इससे आपका टैक्स बचता है। अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका टैक्स ज्यादा लगेगा। और सबसे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं, आईटीआर फाइल करने से पहले न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम में कंपैरिजन कर लेना, क्योंकि दोनों के टैक्स स्लैब अलग हैं। डिडक्शन एग्जेम्पशन ओल्ड टैक्स रिजीम में तो है, न्यू टैक्स रिजीम में केवल एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस मिल जाता है हमें। इसके अलावा अगर हमने हाउसिंग लोन लिया है और वो प्रॉपर्टी लेट आउट करी है, यानी रेंट पे दिया है, तो हमें उसके अंदर सेक्शन 24 की डिडक्शन मिल जाती है। रॉन्ग टैक्स रिजाइम, इसी वजह से मैं बात कर रहा था, आपको टैक्स रिजाइम बहुत ही ध्यान से सेलेक्ट करनी है, और जिसमें आपका टैक्स सेव हो रहा है वो ही आपकी टैक्स रिजाइम आपको सेलेक्ट करनी है। न्यू टैक्स रिजाइम और ओल्ड टैक्स रिजाइम के ऊपर अगर आपको कंसल्टेंसी चाहिए, आप प्रोफेशनल की सर्विसेज ले सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अब सबसे ज्यादा जो भारी मिस्टेक पड़ती है वो पड़ती है आपने आईटीआर कब फाइल करी। देखो, आईटीआर फाइल करने की जो ड्यू डेट होती है वो फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद, यानी अगर हम करंट फाइनेंशियल ईयर 24-25 की बात करें तो 31 मार्च 2025 जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 24-25 की आईटीआर आप 31 जुलाई 2025 या उससे पहले फाइल करना आपके लिए जरूरी है। अगर आप टाइमली आईटीआर फाइल नहीं करते तो ऐसा नहीं है आईटीआर फाइल करने की सुविधा आपको उपलब्ध नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपडेटेड आईटीआर फाइल करने का आपको ऑप्शन दे रखा है आईटीआर यू के माध्यम से, लेकिन उसके अंदर पेनल्टी, इंटरेस्ट वगैरह आपको देना पड़ता है। इंटरेस्ट क्यों देना पड़ता है? अगर टैक्स आपकी लायबिलिटी बनती है, आपने टैक्स नहीं चुकाया तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके ऊपर। साथ में आपको ऊपर लगती है पेनल्टी भी ड्यू टू लेट आईटीआर फाइलिंग। लेट फीस लगती है 234 की, 1000 से 5000 तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग जाती है। 5 लाख तक की इनकम पे 1000 की पेनल्टी, 5 लाख से ऊपर इनकम पे 5000 की पेनल्टी हमारे ऊपर लग जाती है। इसलिए ड्यू डेट से पहले आईटीआर का फाइल होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, आईटीआर हमने फाइल कर दी लेकिन उसे ई वेरीफाई नहीं करा। ई वेरीफाई करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप आधार ओटीपी के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं, अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू वेरीफाई कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू ई वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर इन तीनों में से भी कुछ नहीं है तो बैंगलोर सीपीसी में अपने आईटीआर कोरियर करके वहां से वेरीफाई करा सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल फॉर्म का मैंने बता दिया, नेट बैंकिंग का बता दिया। अपनी आईटीआर वेरिफिकेशन आईटीआर फाइल करने के 30 डेज के अंदर आपको करना ही करना है हर हालत में, नहीं तो आईटीआर आपकी इनवैलिड हो जाती है, फिर आपको इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह देनी पड़ती है। अब हो सकता है आपका इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे रिफंड बन रहा हो और वो रिफंड आपका ना आए क्योंकि आपने इनकम मिसमैच आपकी हो गई। आपने
ट्रू एंड फेयर रिपोर्टिंग नहीं करी तो आपको AIS और 26AS से पहले अपनी इनकम मैच करनी है। उसके बाद आपको डिडक्शंस वगैरह ट्रू एंड फेयरली लेके अपनी जो रिफंड है, आपको बैंक की डिटेल्स बिल्कुल ठीक ठीक डालनी है, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ब्रांच वगैरह सब चीज ठीक से डालनी है, मिसमैच नहीं होना चाहिए और आपका बैंक एक्टिव भी होना चाहिए और आपकी इनकम मैच करनी चाहिए बिल्कुल भी। और अपना डिटेल्स चेक करें और सही बैंक अकाउंट आपको लिंक करना चाहिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से। अब इसके बाद भी अगर आपको लगता है कि मेरे ऊपर इनकम टैक्स नोटिस वगैरह आ चुका है, आपको मेल वगैरह आती है, तो उसको प्रॉपर टाइमली आपको उसका रिप्लाई देना है। अगर आपको खुद से रिप्लाई देना नहीं आ रहा है तो आप प्रोफेशनल की हेल्प लेके अपने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नोटिस का रिप्लाई वगैरह दे सकते हो। नोटिस का रिप्लाई कितने केस पुराना सोल्व आपका हो खुल सकता है, उसकी मैंने सेपरेट वीडियो बना चुकी है, कौन कौन से सेक्शन में नोटिस आ सकते हैं उसकी भी वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तो प्रॉपर नोटिस का समय पर जवाब दें और अपना जो भी डिडक्शंस वगैरह आपने क्लेम कर लिए हैं वो ट्रू एंड फेयरली रिपोर्टिंग हो, उसकी नोटिस का जवाब टाइम पे दें तो आपको कोई भी दिक्कत उसके अंदर नहीं आने वाली। ITR फाइलिंग को सही से करें, गलतियां अवॉइड करें, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करें और आप ITR हर साल फाइल करने वो बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। रीज़न बीइंग, अगर आप कोई लोन भी लेने जाते हो बैंक से यूजुअली तो 3 सालों की ITR वो मांगते ही मांगते हैं, साथ में बैंकिंग मांगते हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैलेंस शीट्स वगैरह मांगते हैं, तो आपके लिए ITR फाइल करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी ऐसी चीज, जो भी आपका डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप हमारे साथ कंसल्टेंसी कॉल बुक कर सकते हैं। नंबर यहां पे गिवन है, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई होप ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो आप ITR में कर सकते हैं अब नहीं करने के, वो आपको समझ में अच्छे से आया हो। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाना दोस्तों। थैंक यू सो मच गाइस बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।